Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all on my channel Medico Perks. So today's video is about upper limb injuries. Today we will be discussing some important upper limb injuries and clinicals. So the first one is सर्जिकल नेक फ्रैक्चर और इससे जो नर्व डैमेज हो रही है वो आपने याद रखनी है अक्सर आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है तो एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी जब ह्यूमरस की सर्जिकल नेक पे फ्रैक्चर होगा तो एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी मैंने आपको इधर डायग्राम में भी बता दिया है नाउ मिड शाफ्ट फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस ह्यूमरस के बिल्कुल मिड शाफ्ट पे अगर कोई फ्रैक्चर हो रहा है तो उससे कौन सी नर्व डैमेज हो रही है वो है रेडियल नर्व ये आपने याद रखना है supracondylar fracture supra means above and condylar for condyle so above the condyle जो फ्रैक्चर हो रहा है ये इधर ह्यूमरस पे तो उससे कौन सी नर्व डैमेज हो रही है मीडियन नर्व ये आपने याद रखना है नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीडियल एपिकॉन्डाइल फ्रैक्चर ह्यूमरस का जो मीडियल एपिकॉन्डाइल है मीडियल तरफ पे जो एपिकॉन्डाइल है अगर उधर पे फ्रैक्चर हो रहा है तो कौन सी नर्व डैमेज हो रही है तो इधर है अल्नर नर्व Now, coming towards the mnemonics, so I will tell you three mnemonics to easily memorize these three important nerve injuries frequently asked in exams. Wrist drop. रिस्ट ड्रॉप में अक्सर ये एमसीक्यूज में भी काफ़ी पूछी जाती हैं कुछ तीन चार एक इंजरीज हैं जो कि बार बार रिपीट होती हैं पास्ट पेपर्स में भी आप देखेंगे सो रिस्ट ड्रॉप में रेडियल नर्व डैमेज होगी और आपने इसको याद कैसे रखना है आप देखें जब रिस्ट को प्रोनाउंस करते हैं तो डब्ल्यू साइलेंट होता है और आर से हमारी प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होती है लाइक रिस्ट ड्रॉप व्रिस्ट तो नहीं कहते ना हम रिस्ट ड्रॉप तो इसमें डब्ल्यू साइलेंट है तो साउंड किसकी निकल रही है आर की तो रिस्ट ड्रॉप में जब जैसे कि साउंड आर की निकल रही है तो रेडियल नर्व से आपने रेडियल नर्व का आर की साउंड आपने फिर यूं मैच करके याद रखना है नाउ टॉकिंग अबाउट एप हैंड और मंकी हैंड ये भी एक अपर लिम्ब इंजरी की वजह से है और इसमें मीडियन नर्व की इंजरी हो रही है अपर लिम्ब में ठीक है सो इसको अपने मेमोराइज कैसे करना है मंकी हैंड आ जाए तो एम एम मीडियन नर्व का एम और मंकी का एम वो तो सेम हो जाएगा लेकिन अगर एप हैंड का पूछा जाए तो इंग्लिश में हम ये कॉमनली बोलते हैं ना आई एम तो उसमें जो एम है ना उसको अपने साथ अगर रख के देखा जाए तो ए एप के लिए है और एम मीडियन नर्व के लिए है तो इस तरह से आपने याद रखना है नाउ टॉकिंग अबाउट क्लॉ हैंड ये भी एक अपर लिम्ब इंजरी अपर लिम्ब नर्व इंजरी की वजह से है और क्लॉ हैंड में क्लॉ अल्नर नर्व डैमेज होगी वैसे तो अगर आपको एप हैंड याद हो जाता है रिस्ट ड्रॉप याद हो जाता है तो फिर क्लॉ हैंड उसी उसी तरह की मतलब कि सीरीज़ में जो डिजीज़ चल रही है तो वो आपको पता होगा फिर वो तो एक में रेडियल नर्व डैमेज थी एक मीडियन तो फिर जो बच की वो अल्नर वैसे तो आप यूँ भी फिट कर सकते हैं लेकिन अगर आपको फिर भी ये याद नहीं हो रहा और आपको एकदम एग्जाम में पूछा जाता है आप कंफ्यूज हो जाएं तो उसके लिए आपने बस ये एक सेंटेंस याद रखना है अल्नर क्लॉ ग्रास्प्स वीकली इसमें जो इस वाली जो बेसिकली डिजीज़ में ना क्लॉ हैंड में ग्रास्पिंग एबिलिटी काफ़ी वीकन हो जाती है इस वजह से मैंने एक सेंटेंस है अल्नर क्लॉ ग्रास्प्स वीकली तो इसमें आपको खुद ही पता लग जाएगा इसको ऐसे क्लॉ हैंड को अल्नर क्लॉ भी कहते हैं तो फिर इस तरह से आप जब अल्नर क्लॉ ग्रास्प्स वीकली देखेंगे तो क्लॉ हैंड भी उसमें आ रहा है और अल्नर नर्व की जो डैमेज है वो भी आ रहा है तो इस तरह फिर आप याद रख सकेंगे नाउ टॉकिंग अबाउट ड्रॉप्ड शोल्डर तो ड्रॉप्ड शोल्डर आपकी एक स्नेल्स की बुक में साइड इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है तो उधर जो मसल मैंशनड है वो ट्रेपीजियस मसल इसमें इफेक्ट होगा ठीक है और नर्व ट्रेपीजियस की जो सप्लाई ट्रेपीजियस मसल को कर रही है नर्व वो है 11th क्रेनियल नर्व और उसका स्पाइनल पार्ट ये याद रखना है तो एग्जाम में इस तरह से पूछा जाए कि इस नर्व की डैमेज से कौन सा मसल इफेक्ट हो रहा है तो वो ट्रेपीजियस और ट्रेपीजियस अगर इफेक्ट हो रहा है तो नर्व कौन से एसोसिएटेड है तो 11th क्रेनियल नर्व का स्पाइनल पार्ट ये आपको याद होना चाहिए और ड्रॉप शोल्डर में यही दो चीज़ें हैं कौन सा मसल और कौन सी नर्व इन्वॉल्व है तो ट्रेपीजियस मसल इफेक्ट होगा और नर्व 11th क्रेनियल नर्व का स्पाइनल पार्ट
नाउ टॉकिंग अबाउट विंग्ड स्कैपुला, तो उसमें जो मसल इफेक्ट होगा वो है सीरेटिस एंटीरियर, और उसकी जो नर्व सप्लाई है वो लॉन्ग थोरेसिक नर्व है। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लॉन्ग थोरेसिक नर्व अगर इफेक्ट हो रही है तो उससे कौन सा मसल इफेक्ट होगा, तो फिर सीरेटिस एंटीरियर मसल इफेक्ट होगा लॉन्ग थोरेसिक नर्व की डैमेज से। और फिर विंग्ड स्कैपुला आप इसे एसोसिएट कर सकते हैं, ये भी साइड इन्फॉर्मेशन में है स्नेल्स की। Now, winged scapula, the term winged scapula, also scapula alata, is used when the muscles of the scapula are too weak or paralyzed, resulting in a limited ability to stabilize the scapula. As a result, the medial or lateral borders of the scapula protrudes from back like wings, as you can see from the figure. Now, coming towards मोंटेगियास फ्रैक्चर, ये भी एक क्लिनिकल है आपकी अपर लिम्ब के चैप्टर में। सो इससे ये होगा कि फोर्स अप्लाइड फ्रॉम बिहाइंड रिजल्ट्स इन द फ्रैक्चर्स ऑफ अल्नर शाफ्ट, और इसमें एंटीरियर डिसलोकेशन रेडियल हेड की हो जाएगी। आपको मैंने फिगर में शो कर भी दिया है। तो इसमें आपने दो बातें याद रखनी है, एक तो ये कि बैक साइड से जब फोर्स अप्लाई होगी तो उसमें से फिर उसमें अल्नर फ्रैक्चर हो जाएगा अल्नर शाफ्ट का, और डिसलोकेशन होगी रेडियल हेड की। तो अक्सर ये कंफ्यूज कर सकते हैं गलेजियस फ्रैक्चर में, हम अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर देते हैं एमसीक्यूज में। तो इसको याद रखने के लिए जो निमोनिक है वो है MRU in the context of Montague's fracture, like Mr. U. This easy to remember phrase can help you recall that in a Montague's fracture Mr. U का M stands for Mr. तो बेसिकली वो M Montague को represent कर रहा है, R Mr. का that stands for radial head dislocation, और इसमें जो Mr. U का U है that is standing for ulnar shaft fracture. So इससे आपको फिर याद रहेगा ये एसोसिएट करने में। गैलिसियस फ्रैक्चर, और इसमें ये है कि फ्रैक्चर किसका हो रहा है, प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ रेडियस। प्रॉक्सिमल आपको पता है ना, सबसे शुरू वाला पार्ट, उसको हम प्रॉक्सिमल कहते हैं। तो प्रॉक्सिमल थर्ड जो है ना रेडियस का, वो फ्रैक्चर हो रहा है और डिसलोकेशन हो रही है अल्नर हेड की। अब ये ऑपोजिट है मोंटेगियास से, तो ये आपने फिर याद रखना है। नाउ टॉकिंग अबाउट कोलीज फ्रैक्चर, तो इसकी कॉज क्या है, फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, और फ्रैक्चर किसका हो रहा है, डिस्टल एंड ऑफ रेडियस, और जो इसमें फोर्स है दैट फोर्स ड्राइव्स द डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली। ये आपने डायरेक्शन याद रखनी है। और इसका अदर नेम क्या है, डिनर फोक डिफॉर्मिटी भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पोजीशन फिर बन जाती है ना, आप लेफ्ट साइड पे फिगर देख भी सकते हैं, वो डिनर फोक की तरह बनती है। अगर आप उसको उल्टा करें ना फोक को, तो वो जो फिर आपके सामने फिगर आ रही होती है और जैसा आपका हैंड इस तरह बन जाता है, तो वो फिर बिल्कुल तकरीबन सेम लग रही होती है, इसलिए हम इसको डिनर फोक डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट स्मिथ्स फ्रैक्चर, तो इसका कॉज क्या है, फॉल ऑन बैक ऑफ हैंड, और फ्रैक्चर किसका हो रहा है, डिस्टल एंड ऑफ रेडियस। मैंने आपको पहले बताया था प्रॉक्सिमल एंड किसे कहते हैं, और डिस्टल, डिस्टल मीन्स बिल्कुल एंड वाला पार्ट जो है वो डिस्टल होता है, जो सबसे शुरू वाला पार्ट होता है उसे प्रॉक्सिमल कहते हैं। तो फ्रैक्चर इसमें डिस्टल एंड ऑफ रेडियस का हो रहा है, और ये इसको हम रिवर्स्ड कोलिस फ्रैक्चर भी कहते हैं, क्योंकि उस डिफॉर्मिटी में जो शेप बन रही है ये उसके ऑपोजिट है, और इसमें जो डिस्टल फ्रैगमेंट है वो एंटीरियरली डिस्प्लेस हो जाता है, और पीछे जो कोलिस फ्रैक्चर का मैंने आपको बताया था वो पोस्टीरियरली और सुपीरियरली डिस्प्लेस हुआ था डिस्टल फ्रैगमेंट, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टल फ्रैगमेंट है वो एंटीरियरली डिस्प्लेस होगा, आप पिक्चर में देख भी सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट मेटाकार्पल बोन्स फ्रैक्चर्स, तो उसमें बॉक्सेस फ्रैक्चर है एक। बॉक्सेस फ्रैक्चर में ऑब्लिक फ्रैक्चर हो रहा है किसका, फिफ्थ और समटाइम्स फोर्थ मेटाकार्पल बोन्स का, और इसमें क्या हो रहा है, डिस्टल फ्रैगमेंट जो है वो प्रॉक्सिमली डिस्प्लेस हो रहा है, और इससे शॉर्टनिंग हो जाएगी फिंगर की पोस्टीरियरली, और इससे ये होगा कि जब शॉर्टनिंग की वजह से फिर एक्सटेंशन में ना थोड़ी प्रॉब्लम पेश आएगी पेशेंट को। और मेटाकार्पल बोन्स फ्रैक्चर्स में बेनेट फ्रैक्चर भी आता है एक, और उसका कॉज ये है कि थंब फोर्सफुली एबडक्टेड। आपको पता है ना एडक्शन और एबडक्शन की मूवमेंट्स आपने PD 84 की शॉर्ट बुक में पढ़ा था ब्लॉक ए में, ये मूवमेंट्स। तो इसमें जो थंब है अगर हम उसे फोर्सफुली एबडक्टेड हो जाए अगर वो, तो ये इसका कॉज है, तब ये बेनेट फ्रैक्चर होगा। और फ्रैक्चर में थंब की मेटाकार्पल बोन का फ्रैक्चर हो रहा है, आप जब फिगर में देख भी सकते हैं। और फिर उसके बाद हम डिस्कस, एमिलिया में एब्सेंस होती है वन या वन से ज़्यादा लिम्स की, और एमिलिया के लिए आप फिगर में देख भी सकते हैं। उसके बाद एक्ट्रोमेलिया, एक्ट्रोमेलिया में लिम्ब की
कंप्लीट एब्सेंस नहीं होती लेकिन पार्शियल एब्सेंस ऑफ लिम्ब हो जाता है इसमें। और आप फिगर में देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड पे। फिर आता है फोकोमिलिया। फोकोमिलिया में एब्सेंस होती है किस लिम्ब के पोर्शन की? इंटरमीडिएट, दरमियाने पोर्शन जो है ना लिम्ब का, उसकी एब्सेंस हो जाती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि हैंड बिल्कुल ऊपर आपको नज़र आ रहा है और बीच में आर्म है ही नहीं। तो ये इस तरह से होता है। नाउ डिस्कसिंग अबाउट सिंडेक्टाइली। सिंडेक्टाइली आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा। वेबिंग ऑफ फिंगर्स को सिंडेक्टाइली कहते हैं। वेबिंग क्या मतलब? जैसे जुड़ गई हैं आपस में फिंगर्स, उसको हम सिंडेक्टाइली कहते हैं। आप फिगर में देख भी सकते हैं लेफ्ट साइड पे। और पोलीडेक्टाइली, नेम से ही पता लग रहा है, पोली मीन्स मैनी, सो इसमें कोई एक लाइक फिंगर्स इसमें एक्स्ट्रा आपको नजर आएंगी। वन और मोर डिजिट्स डेवलप। उसके बाद ब्रैकीडेक्टाइली, इसमें ये होता है कि वन और मोर फेलेंजीज आर एब्सेंट। तो फिर आप देख सकते हैं अपने ये लेफ्ट साइड की फिगर में, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि फेलेंजीज एक या एक से ज़्यादा अगर एब्सेंट हो तो उसको ब्रैकीडेक्टाइली कहते हैं। इसकी काफ़ी फॉर्म्स भी हैं। फिर नाउ टॉकिंग अबाउट फ्लोटिंग थंब। फ्लोटिंग थंब कैसे? मेटाकार्पल बोन ऑफ थंब इज एब्सेंट, इसलिए आपको ये फिगर में दिख भी सकता है। और इसमें फेलेंजीज प्रेजेंट होंगी पर जो मेटाकार्पल बोन है ना थंब की, वो एब्सेंट होगी। Now, discussing about macrodactyly. As the name is showing, macro means something which is enlarged, big. So, इसमें आप देख सकते हैं कोई भी इस तरह का कोई भी एक डिजिट बहुत ज़्यादा इस तरह से और एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से इनलार्ज्ड हो जाएगा। और इसमें ओवर ग्रोथ किसकी हो रही है? बोन और सॉफ्ट टिश्यू की। सो दैट वाज द लास्ट important clinical from upper limb. Do check out my video related to lower limb injuries as well. I will also provide you its link in my comment box or in video's description. Thank you so much for watching my video. If you liked it, then subscribe my channel and share my videos with your friends. Khuda Hafiz, take care.